हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS 2 MTS एग्ज़ाम जो कि झारखंड सर्कल में हुआ है 13 दिसंबर को। आज इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय डाक अपने नए फ्रैंकिंग मशीन यूज़र को भारतीय डाक वेबसाइट पर स्वयं रजिस्टर करने के लिए उस रजिस्टर्ड अकाउंट से खाली जगह को भरना है। प्राप्त करने के लिए लाइसेंस जमा करने की सुविधा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकिंग कस्टमर आईडी, दूसरा ऑप्शन है बी रिबेट, ऑप्शन सी है विंडो टिकट, ऑप्शन डी है मशीन की स्याही। तो जो सुविधा देता है इंडिया पोस्ट अपनी वेबसाइट पर वो देता है फ्रैंकिंग कस्टमर आईडी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण देश को सेना डाक बेस सर्कल को छोड़कर डाक परिमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली पूछा गया है कि कितने सर्कल्स हैं इंडिया में फ़िलहाल बेस सर्कल को छोड़कर। तो बेस सर्कल को छोड़कर जो डाक परिमंडल की संख्या है वो है 23। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस हैं यानी कि डाकघरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो डाकघर को हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस तीनों भागों में बांटा गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान उसको भरना है कि प्रत्येक डाकघर एवं रेल डाक सेवा कार्यालय यानी कि एवरी पोस्ट ऑफिस और जो RMS की पोस्ट ऑफिस है जिसमें जनता के साथ में जो लेन देन किया जाता है। तो पूछा गया है कि इस खाली जगह में क्या शब्द आएगा, इसमें घंटे आएंगे या दिन, महीने या वर्ष। बेसिकली बिजनेस आवर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो PO गाइड पार्ट 5 है उसकी पहली लाइन में ही दिया हुआ है कि जो बिजनेस आवर्स हैं यानी कि जो घंटे हैं उनको जनता को बताया जाता है कि किन घंटों में उनके साथ में लेन देन किया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि डाक घर राजस्व टिकट की भी बिक्री करते हैं यानी पोस्ट ऑफिस आल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प्स। ऑप्शन नंबर बी में है कि इन टिकट को डाक परिवार के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो PO गाइड पार्ट 1 है उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, क्योंकि वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस आल्सो सेल रेवेन्यू स्टैम्प्स और दीज स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। उस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो फिलहाल की कंडीशन है, जो आज की कंडीशन है, उसमें पोस्ट ऑफिस रेवेन्यू टिकट्स को या स्टैम्प्स को बेचता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी के ओनली ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। लेकिन PO गाइड के अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि डाक टिकट को वस्तु के प्राप्तकर्ता वाले पते की तरफ खाली जगह में चिपकाया जाता है। यानी बेसिकली इसमें भी फिल इन द ब्लैंक को भरना है कि जो डाक टिकट होती है उनको कहाँ चिपकाया जाता है। तो उनको जो एड्रेस साइड होती है उसका जो राइट हैंड का जो टॉप कॉर्नर होता है, ऊपर की साइड जो राइट हैंड का कॉर्नर है उस पर डाक टिकट चिपकाई जाती हैं और लेबल्स हैं और जो पोस्ट ऑफिस के जो इंडिकेशंस हैं और जो दिशा निर्देश हैं उनको वहीं पर लिखा जाता है। उसके लिए ये जगह छोड़ी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दाएँ टॉप कॉर्नर पर। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 में भी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि डाक के देरी से वितरण के लिए अक्सर अपूर्ण पता अथवा गलत पता ही कारण होते हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपना जो पूर्ण पता है, पूर्ण तथा निश्चित पता लिखना चाहिए, जिससे कि जो डाक है उसका जो प्रेषण है और वितरण है वो आसानी से हो सके। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी के कंप्लीट एड्रेस हमें लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अगर कोई नाम अपना लिख के छोड़ देता है या फिर वहीं कोई अपना मोहल्ला वगैरह डालता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम के साथ में सन ऑफ या वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ ये भी लगाने चाहिए और पिन कोड है, मोबाइल नंबर आदि लिखना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो RMFM है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली जो RMFM की फुल फॉर्म है वो है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग सिस्टम या फ्रैंकिंग मशीन। तो जो ऑप्शन नंबर 8 में जो फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा वो होगा मैनेज्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मैनेज्ड, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। और क्वेश्चन नंबर 9 उसमें पूछा गया है कि जो RMFM है उसके लिए जो मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है वो कितना होना चाहिए।
उसके बाद में कस्टमर फिर अपने 1000 रुपये से आरंभ कर सकता है। तो उसके लिए जो मिनिमम रिचार्ज है वो दिया हुआ है 2000 रुपये से मिनिमम रिचार्ज RMFM को किया जाता है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन को रिचार्ज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सभी डाक वस्तुएं जो स्टैंपिंग के दबाव से गुजरने वाली हैं को किस कवर में पैक करना चाहिए? उनको एक मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए, जिससे कि कोई स्टैंप वगैरह अगर लगाता है तो उसकी जो प्रेशर है और या उसका जो दबाव है उससे वो जो डाक वस्तु है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि गैर पंजीकृत डाक वस्तुओं को एक बैग जिसमें ताला और डुप्लीकेट चाबी की व्यवस्था हो, जिसे ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, के माध्यम से वितरण के सिस्टम को क्या कहा जाता है? बेसिकली इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। और जो पोस्ट बॉक्स की सुविधा होती है उनमें रेंटर को एक पोस्ट बॉक्स दिया जाता है और उसकी ताला और चाबी दी जाती है, इसलिए इस सिस्टम को पोस्ट बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि जो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस को जो लोग यूज़ करते हैं सरकारी डाक वस्तुओं पर, वो कहाँ पर लिखा होना चाहिए? उसके लिए सही स्थान क्या है? तो उसके लिए जो सही स्थान है वो होना चाहिए कि जिस तरफ एड्रेस लिखा हो और उसका जो राइट हैंड का जो टॉप कॉर्नर है, अपर साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पर इसको लिखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऊपरी दाएं कोने पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि किसी विस्फोटक, गैर विस्फोटक, कपड़ा या धातु, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोबेटेड आर्टिकल्स हैं उसमें दिया हुआ है कि किसी विस्फोटक, ज्वलनशील और खतरनाक, गंदी अथवा हानिकारक वस्तु का भारतीय डाक से प्रेषण प्रतिबंधित है, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है प्रोबेटेड आर्टिकल से। और इसमें जो सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्फोटक सामान को या एक्सप्लोजिव जो वस्तुएं होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको ट्रांसमिट नहीं किया जाता है इनलैंड पोस्ट के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि यदि कोई पोस्टमास्टर यह पाता है कि डाक वस्तु की अंतर वस्तु मेल अथवा उसको हैंडल करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, तो वह उस वस्तु के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? बेसिकली पूछा गया है कि अगर कोई डाक वस्तु है उसके अंदर कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है कि जो पोस्ट ऑफिस के किसी भी कर्मचारी को जो इन पर मोहर वगैरह लगाते हैं या जिनको ये लोग टच करेंगे इस डाक वस्तु को, जितने भी लोग इसको टच करेंगे या जिन लोगों को इसका संपर्क में आएंगे, अगर उनको नुकसान पहुंचता है किसी कारणवश, तो ऐसी वस्तुओं को पोस्टमास्टर क्या कर सकता है? तो ऐसी डाक वस्तुओं को, ऐसे आर्टिकल्स को वो डिटेन कर सकता है, यानी कि रोक सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि छूट प्राप्त करने के लिए एक पंजीकृत समाचार पत्र मैक्सिमम कितने दिन के अंतराल पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए? यानी बेसिकली पूछा गया है कि अगर किसी को रिबेट लेना है तो जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उनको कितने इंटरवल पर उनको पब्लिश किया जाना चाहिए? तो उसके लिए जो इंडिया पोस्ट पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31 डेज़, 31 दिन की सीमा दी हुई है कि इसके अंतर में 31 डेज़ के इंटरवल में इसको पब्लिश किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि स्पीड पोस्ट का अगर कोई आर्टिकल है या कोई एक्सप्रेस पार्सल है या कोई पत्र है या कोई डाक वस्तु है जिसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, तो उसके लिए जो वेट की लिमिट है इंडिया में वो कितनी है? तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैक्सिमम 35 kg 35 किलोग्राम तक के वजन का जो भी पत्र है या पार्सल है उसको भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि कोई माइनर है, अवयस्क व्यक्ति है और वो आरडी का अकाउंट यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एज है अवयस्क व्यक्ति की वो कितने साल से ऊपर की होना चाहिए? यानी कि पूछा गया है कि मिनिमम कितनी एज का वो माइनर है वो होना चाहिए। तो उसके लिए जो एज है वो 10 वर्ष से ज़्यादा की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है कि अगर कोई बचत खाता है उसके लिए चेकबुक की सुविधा लेनी है तो न्यूनतम जमा की सीमा उसके लिए क्या होनी चाहिए? यानी कि वो खाता कितने रुपए से खोला जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पहले भी इसकी जो लिमिट थी चेकबुक इशू कराने के लिए, कोई खाता कितनी मिनिमम राशि से खोला जाना चाहिए उसके लिए 500 थी, और आज भी 500 ही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि डाक जीवन बीमा यानी कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है PLI है, उसकी तहत एक पॉलिसी दी जाती है संपूर्ण जीवन बीमा, जिसे सुरक्षा पॉलिसी भी कहा जाता है। अगर उसे कोई सरेंडर करता है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल कब नहीं होगा, यानी बेसिकली पूछा गया है कि उसको कब सरेंडर किया जा सकता है। तो उसको सरेंडर करने का जो टाइम है वो है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि माई स्टैम्प भारतीय डाक की डाक टिकट की व्यक्तिगत सीट का एक ब्रांड नाम है, यानी ये माई स्टैम्प की परिभाषा है कि माई स्टैम्प किसे कहते हैं। ये एक डाक टिकट की जो व्यक्तिगत सीट का जो ब्रांड है उसे माई स्टैम्प्स कहते हैं। वहीं कोई 5 रुपये का अगर मूल्य वर्ग के जो 12 स्टैम्प वाली सीट है किसी ग्राहक को लेनी है तो उसके लिए कितने चार्जेस देने होंगे, यानी कि बेसिकली पूछा गया है कि कितनी फी से देनी होगी। अगर कोई 5 रुपये वाली डिनोमिनेशन की अगर कोई सीट लेता है जिस पर 12 स्टैम्प्स हो, तो जो 12 स्टैम्प्स वाली जो सीट है उसके लिए उसको पे करने होंगे 300 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारतीय डाक किस सेवा के अंतर्गत विद्युत बिल, टैक्स, सरकारी फीस एवं अन्य बिलों के एकत्रीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर ABCD को देखने के बाद ये लगता है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए था, क्योंकि बिल मेल सेवा और वहीं ये विद्युत बिल है, ये मैच करता है। लेकिन जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिटेल पोस्ट के माध्यम से इन सेवाओं को इंडिया पोस्ट प्रोवाइड कराता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिटेल पोस्ट के माध्यम से ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि अगर कोई बल्क कस्टमर बनना चाहता है, थोक विक्रेता बनना चाहता है, तो वो एक कैलेंडर माह में कितने रुपए का व्यवसाय दे तब वो स्पीड पोस्ट के लिए थोक ग्राहक बन सकता है। तो उसके लिए देना होता है कम से कम मिनिमम जो अमाउंट है उसके लिए वो है 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि भारतीय डाक की कौन सी सेवा है जो व्यावसायिक संगठन को डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों से बिल अथवा अन्य भुगतान एकत्र करना चाहते हैं के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन है। यानी पूछा गया है बेसिकली कि स्मार्ट ऑप्शन इन चारों में से कौन सा है। तो आजकल जो स्मार्ट ऑप्शन है वो है ई-पेमेंट का, जो कि घर बैठे बैठे भी किया जा सकता है ई-पेमेंट को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बेसिकली बीट की जो डेफिनेशन है, यानी बीट शब्द का मतलब क्या है उसको पूछा गया है। तो बीट शब्द का मतलब है कि अगर कोई पोस्टल ओवरसियर है या कोई वितरक है, जैसे कोई पोस्टमैन है या कोई गांव का पोस्टमैन है आदि के लिए ये वह क्षेत्र है जिसमें उसको अपनी ड्यूटी करनी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही है। फिल इन द ब्लैंक्स में पोस्टमैन ही आएगा, क्योंकि पोस्टमैन ही होते हैं जिनके लिए ये बीट निर्धारित की जाती है जिसमें वो लोग अपनी डाक बांटते हैं। और अगर किसी की दूसरे की बीट है तो वो वहाँ के लिए अलग से एक पोस्टमैन लगाया जाता है। इसके लिए पोस्टमैन और ब्लेस पोस्टमैन के लिए बीट शब्द यूज़ किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में छँटाई सूची की परिभाषा पूछी गई है कि छँटाई सूची किसे कहते हैं। तो किन कार्यालयों के लिए मेल बैग तथा पंजीकृत बैग बनाए जाते हैं, ये छँटाई सूची में भी इसको शो किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि किन कार्यालयों को पार्सल मेल वस्तुएं सीधी भेजी जा सकती हैं और उनका प्रेषण किस प्रकार किया जाना है, ये भी छँटाई सूची यानी कि सॉर्टिंग लिस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी डायरेक्टली पोस्टल मैनुअल 5 में दी हुई है, इसलिए जो सही स्टेटमेंट है वो दोनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है कि उपरोक्त ए और दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बंडल है जिस पर पत्र डाक की गैर पंजीकृत वस्तुओं का संग्रह है और जिसके टॉप पर एक चेक स्लिप के साथ सुरक्षित बंधा होता है। तो ये होता है एक लेबल बैग। ये लेबल बैग की एक परिभाषा है कि एक लेबल बंडल पत्र डाक की गैर पंजीकृत वस्तुओं का वह संग्रह है जो टॉप पर चेक स्लिप के साथ में सुरक्षित बंधा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि एक बीमा बंडल बीमा लिफाफे के अंदर ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि
कि एक बीमा बंडल बीमा लिफाफे के अंदर पंजीकृत सूची के साथ रखे बीमा पत्रों का संग्रह है। बेसिकली इसमें भी डेफिनेशन पूछी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पंजीकृत शब्द यहाँ सही फिट बैठता है एकदम। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक बीमा थैला बीमा, यानी इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा ये पूछा गया है। तो एक बीमा थैला बीमा पार्सल को अधिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से तैयार किया जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पार्सल। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि खाली थैलों के बैग को जो UBO यूनिट बैग ऑफिस और DBO डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, CBO यानी कि सेंट्रल बैग ऑफिस, PO आदि को जो लौटाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे बैग्स को, खाली बैग्स को ट्रांजिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ट्रांजिट नहीं है। इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पैकेट है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैकेट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं और इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि साका डाकघर के जो थैले हैं वो देय थैले होते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। एक साका डाकघर थैला, एक साका डाकघर और उसके, यानी कि पूछा गया है कि साका डाकघर के जो थैले हैं वो साका डाकघर से और किन के बीच में आदान प्रदान होते हैं। तो वो होते हैं अकाउंट ऑफिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। इसमें जीके से संबंधित 10 क्वेश्चंस को पूछा गया है और ये है पार्ट बी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकार की गई हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था और उन तीनों शब्दों में एक शब्द धर्मनिरपेक्ष भी था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो ऐसी जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो राज्य मानव विकास सूचकांक यानी कि हाईएस्ट रैंक कौन से स्टेट की है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि हाल ही में 2019 की जो रिलीज़ हुई है उसमें जो सबसे टॉप करने वाला राज्य है वो है केरल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो भारत का प्रथम संपूर्ण जैविक हो चुका राज्य कौन सा है। तो संपूर्ण जैविक राज्य वाला जो दर्जा मिला हुआ है वो सिक्किम को मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 1857 की जो किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है श्री वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि जो झारखंड में विधानसभा की चयनित सीटों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी 81 इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। लिखना, बोलना तथा शारीरिक भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी में 39 में जो फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो बेस्ट है वो है संचार। कि लिखना, बोलना तथा शारीरिक भाषा कम्युनिकेशन कौशल है, यानी कि जो स्पीकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 में कि जो मजबूत चरित्र है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उसका मतलब होता है कि आप उच्च अर्थ वाला नैतिक व्यवहार करते हैं जो दूसरे से आदर प्राप्त करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक मैथ के क्वेश्चन, और इन प्रश्न के जो सॉल्यूशन है उनको आप टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर कहीं भी अपने प्रश्न को भेज सकते हैं और उनके जो आंसर्स हैं उनको वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न है उनको अगर कोई देखना चाहता है तो वो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं फास्ट इन क्वेश्चंस को आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41-42 को, उसके बाद में ये 3 क्वेश्चंस हैं 43, 44 एंड 45, उसके बाद में 47 एंड 46 एंड 47, उसके बाद में ये 3 प्रश्न हैं 48, 49 और 50।
इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।